हेलो गाइस, आई होप कि यूनिट नंबर 6 के सभी लेक्चर्स देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास और बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने यूनिट नंबर 6 के सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को। यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकेंड, molecular basis of inheritance। लास्ट आती है इवोल्यूशन। यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकेंड, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और लास्ट आता है इवोल्यूशन। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हमारा है चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है? इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट इनहेरिटेंस, सेकंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस, फर्स्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है the process by which genetic information or characters passes from parents to their progeny, या फिर हम बोल सकते हैं वन जनरेशन टू another जनरेशन। इनहेरिटेंस में मैंने क्या लिखा है? इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन और कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेल और फीमेल, इन्होंने कोपुलेशन किया, एक बच्चा पैदा होता है, ये है प्रोजेनी, और ये दोनों क्या है? पेरेंट्स।
फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते इनका कैरेक्टर क्या है। इसका जो बॉडी कलर है वो है ब्लैक और इसका है वाइट। इसका बॉडी का कलर वाइट है, इसका ब्लैक है। सपोज बच्चे का जो बॉडी कलर है वो कैसा हो जाता है, वाइट। तो कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, कलर। कौन सा कलर, वाइट। जो वाइट कलर है, जो इसके फादर का कलर है वो ट्रांसफर हुआ है ना बच्चे के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रोसेस जिसके द्वारा पेरेंट्स से बच्चे के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, एक विशेषता ट्रांसफर होती है। कौन सी विशेषता, यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर है, बॉडी का कलर। जो इसके फादर का बॉडी का कलर है वाइट है, वो ट्रांसफर हुआ है ना बच्चे के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। सेकंड वर्ड आता है वेरिएशन। देखो वेरिएशन का मतलब होता है द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, इसका मतलब होता है जिसके द्वारा, जिस कैरेक्टर को रेस्पेक्ट में रखते हुए बच्चा पेरेंट से अलग है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। समझ आ गई। देखो यहाँ पे वेरिएशन की बात करें, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएशन के लिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा हाइट के बारे में, तो हाइट के रेस्पेक्ट में बच्चा पेरेंट से अलग है। सपोज बच्चे की हाइट क्या है, 3 फीट और इनकी क्या है, 6 फीट, एक की है 5 फीट। तो हाइट के रेस्पेक्ट में बात करें तो बच्चे की हाइट कम है ना, इनकी हाइट ज्यादा है। अगर सपोज बच्चा बड़ा हो जाता है और इसके फादर की जो हाइट है 6 फीट है और इसकी भी हाइट 6 फीट हो जाती है, लेकिन मदर की हाइट क्या है, 5 फीट है। इसकी 5 फीट हाइट है, इसकी 6 फीट हाइट है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो 6 फीट हाइट है। तो क्या बोलेंगे कि जो बच्चा है वो किस पे गया, इसके अपने पापा पे गया। बोलते हैं ना कि जो लड़का है वो किस पे गया, पापा पे गया है। किस रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में। तो वहां पे जो हाइट है, जो हाइट की बात कर रहे हैं वो क्या डिग्री है। समझ रहे, हाइट के रेस्पेक्ट में दोनों अलग हैं। जो बच्चा है वो माँ से अलग है ना हाइट के रेस्पेक्ट में, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। समझ आ गई। जिस रेस्पेक्ट में अलग होगा, समझ आई। एग्जाम्पल के लिए बात करूं, सपोज हाइट के रेस्पेक्ट में अलग हो सकता है। दूसरा कलर के बेस पे, अलग हो सकता है। इसका कलर व्हाइट है, इसका ब्लैक है। बच्चे का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। लेकिन ये व्हाइट कलर, माँ का कलर तो ब्लैक है ना, तो अलग हो गया ना माँ से। माँ का कलर व्हाइट है, माँ का कलर ब्लैक है और बच्चे का व्हाइट है, तो कलर के रेस्पेक्ट में अलग हो गया ना, डिफर कर गया माँ से। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन। बच्चे में वेरिएशन आ गई ना, जो क्वालिटी गई है वो तो फादर से गई है, लेकिन माँ के रेस्पेक्ट में तो वेरिएशन आ गई ना। लड़का किस पे गया है, बाप पे गया, माँ पे नहीं गया। किस रेस्पेक्ट में, कलर के रेस्पेक्ट में। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन। माँ और बेटे के बीच में वेरिएशन आ गई कलर के रेस्पेक्ट में। समझ आ गई। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर देखो ये आ गया हमारे मेंडल जी। इनका नाम है जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल क्या करते हैं, कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके ऊपर, ऑन पी प्लांट। पी प्लांट्स के ऊपर
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और ड्यूरेशन क्या थी इनकी, ड्यूरेशन क्या थी, 7 ईयर, 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, 1856 से लेके 1863 तक। देखो जॉर्ज मेंडल के बारे में क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिफिकली इसने बताया था जेनेटिक्स को, साइंटिफिकली जो बताएगा सबसे पहले वही क्या कहलाता है, फादर। समझ आ गई, इसने साइंटिफिकली जेनेटिक्स के बारे में बताया था तो इसलिए इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। समझ आ गई। जॉर्ज मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट के ऊपर जो मटर के पौधा होता है ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, कितने साल तक, 7 साल तक, 1856 से लेके 1863 तक इसने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से क्या इन्वेस्टिगेशन किया इसने, क्या रिजल्ट्स निकले उसके बारे में बात करते हैं अब। इसके बाद आता ही इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर, ही इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स किसके अंदर, इन पी प्लांट्स। उसने पी प्लांट्स मटर के पौधे के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट किया, कुछ कैरेक्टर्स का उसने इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगाया कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। और उसके बाद क्या, मैनिफेस्टेड टू ऑपोजिट ट्रेड्स, मैनिफेस्टेड टू अपोजिट ट्रेड्स। इसने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए प्लांट के ऊपर उसने देखा कि जितने भी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें 2 अपोजिट ट्रेड्स आए। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रमाण देना। समझ आ गई, जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उससे क्या निकल के आ रहा है। समझ आई, 2 अपोजिट ट्रेड्स निकल के आए। 2 अपोजिट ट्रेड्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज एग्जांपल के लिए मैं हाइट का एग्जांपल दे देता हूं, टॉल एंड ड्वार्फ। बताऊंगा बाद में इसके बारे में सारा का सारा, अभी बस एग्जांपल दिया है कि जब इसने एक्सपेरिमेंट कराया तो एक प्लांट टॉल, एक ड्वार्फ, एक बड़ा निकला एक छोटा निकला। कलर की बात करूं तो जो फ्लावर का कलर था एक का वॉयलेट था एक का वाइट था, यानी कि अपोजिट ट्रेड्स निकले। ठीक है, जो कैरेक्टर निकला है ना अपोजिट निकला है, एक वाइट है तो एक ब्लैक है। समझ आ गई, इस तरह से। नेक्स्ट, ही सिलेक्ट, इसने सिलेक्ट किए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स इन पेयर। समझ आई, इसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें से 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स निकाले जो ट्रूली ब्रीड करते हैं। समझ आई, और उनको भी कैसे लिया, पेयर में लिया। कैसे लिया, पेयर में लिया। अब वो ट्रू ब्रीडिंग्स 14 प्लांट्स कौन कौन से उसके बारे में बात करता हूं जब अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक तरफ मैं लिख देता हूं कैरेक्टर्स, एक तरफ मैं लिख देता हूं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। देखो फर्स्ट क्या लिया इसने, फर्स्ट कैरेक्टर था हाइट। किसकी हाइट, स्टेम हाइट। इसने लिया फर्स्ट स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट देखी तो इसने देखा या तो स्टेम कैसा है, बड़ा है या फिर छोटा है।
बड़ा है यानी कि टोल है या फिर ड्वार्फ है। स्टेम के दो उसने देखे, दो ट्रेड्स देखे। सेकंड फ्लावर कलर, थर्ड फ्लावर पोजीशन, फोर्थ पोड कलर, फिफ्थ पोड शेप, सिक्स्थ सीड कलर, सेवन सीड शेप। अब सेकंड क्या बोला, फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर इसने देखा तो फ्लावर का कलर क्या निकला, या तो वायलेट है या फिर वाइट। फ्लावर की पोजीशन जो इसने देखी या तो एक्सेल है या फिर टर्मिनल। पोड का कलर या तो ग्रीन है या फिर येलो। पोड की शेप या तो फुल है, फुल मतलब होता है इन्फ्लेटेड, फुल को इन्फ्लेटेड बोलते हैं, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्ट्रिक्ट। सीड का कलर, सीड का कलर देखा इसने, सीड का कलर ये तो ग्रीन है, सीड का कलर या तो है येलो या फिर है ग्रीन। सीड की शेप देखी इसने, या तो राउंड या फिर रिंकल्ड। समझ आई? देखो जो मैंने बताया ना कैरेक्टर्स, ये बुक के अंदर सारे के सारे एज इट इज लिखे हुए हैं। अब मैं इसे डायग्राम से बताऊंगा, इस पूरी की पूरी टेबल को ना डायग्राम से बताने वाला हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या चीजें सारी की सारी एक डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखो जो मैंने इस लाइन में लिखा है, ये सारे के सारे क्या है, डोमिनेंट। ये सारे के सारे डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। अब डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, देखो अभी बता देता हूँ, बाद में ही बताऊंगा। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो अपने आप को दिखा सके। जैसे भीड़ में, सपोज भीड़ में सबने काले कपड़े पहन रखे हैं, एक बंदे ने व्हाइट पहन रखा है, तो पूरी की पूरी भीड़ में कौन ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा, जो ब्लैक वाले। तो अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी में ब्लैक कपड़े वाले ज्यादा है ना, तो क्या होगा, कौन एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, ब्लैक कपड़े वाले, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, यानी कि वो ज्यादा है। और व्हाइट कपड़े वाला सिर्फ एक बंदा है, उन सबकी भीड़ में वो कहाँ दिखेगा, समझ आई, तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। समझ आया इतना? चलो इन सबको बताता हूं मैं एक डायग्राम से। ध्यान से देखना। देखो अब इस डायग्राम को देखना। फर्स्ट मैंने क्या बताया, हाइट ऑफ स्टेम, स्टेम की हाइट, ये तो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। देखो ये तो प्लांट बड़ा है या फिर छोटा है, समझ आ गया। दूसरा फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर मैंने क्या बताया, फ्लावर का कलर है तो वायलेट है या फिर व्हाइट है। इसका जो कलर है दो तरह हो सकता है,
या तो वायलेट या फिर वाइट। जो मटर का पौधा होता है ना, उसके उसके फ्लावर के दो कलर हो सकते हैं, एक तो वायलेट हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है। वायलेट होगा तो डोमिनेंट और वाइट होगा तो रिसेसिव। थर्ड मैंने क्या बताया, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। देखो एक्सियल का मतलब होता है साइड से निकलना, जो साइड से निकली है ना, ये क्या है, एक्सियल, इसे बोलते हैं हम एक्सियल। और जो बिल्कुल टॉप पे निकल जाएगा इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। समझ आया? नेक्स्ट मैंने क्या बताया, पोड का कलर ग्रीन या फिर येलो। जो पोड है, ये क्या है, जो मटर का छिलका होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। देखो ये क्या बताया मैंने, तो ग्रीन या फिर येलो। ये ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, या तो ये ग्रीन होगा या फिर कैसा होगा, येलो। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। फुल का मतलब होता है फूला हुआ। देखो ये फूला हुआ बनाया ना मैंने, ये क्या है, फुल है। और ये भी देखो मैंने सुखड़ा हुआ बनाया है, इसे हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड। समझ आई? नेक्स्ट मैंने सीड का कलर। सीड का कलर देखो, मटर को छीला होगा तो देखा होगा, कुछ सीड्स जो होते हैं उसके अंदर ग्रीन होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं। जो येलो होता है वो होता है डोमिनेंट। जो सीड का कलर होगा, यहां पे बना लेता हूं मैं, ये मैंने बना दिया। इसका कलर कैसा हो सकता है, या तो इसका होगा येलो या फिर क्या होगा, ग्रीन। ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। अब सीड की शेप राउंड और रिंकल्ड। देखा होगा जब मटर को छीला होगा ना, तो उसमें कुछ गोल निकलते हैं, कुछ चिपके हुए निकलते हैं, मतलब सुकड़े हुए। तो जो फूले हुए होंगे, गोल गोल होंगे, राउंड होंगे, वो क्या है, डोमिनेंट है। और जो सुकड़े हुए होते हैं, रिंकल्ड, उन्हें क्या बोलेंगे, रिंकल्ड बोलेंगे। तो इसके अंदर कुछ मटर के दाने कैसे होते हैं, बिल्कुल गोल होंगे, और कुछ कैसे होते हैं, इस तरह से। तो ये राउंड भी हो सकते हैं या फिर रिंकल भी हो सकते हैं। समझ आ गया? एक डायग्राम से जो सारे के सारे 14 बताए थे ना मैंने, 14 ट्रू ब्रीडिंग अकर इन पेयर। देखो 7 ये रे, 7 ये और 7 ये हो गए 14। वॉयलेट, एक्सियल, ग्रीन, फुल, येलो, राउंड, ठीक है, व्हाइट, टर्मिनल, येलो, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन और रिंकल्ड। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 14 कैरेक्टर। और ये क्या है, 7 पेयर। समझ आई? इसी को मैंने बोला था 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को उसने सिलेक्ट किया था। समझ आ गई? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को उसने सिलेक्ट किया था, किसने, मेंडल ने। समझ आ गई? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट वाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि पी प्लांट्स शो करते हैं मैनी वेरिएशन। मैनी वेरिएशन, समझ आएंगे, बहुत सारी वेरिएशन शो करते हैं। और ये सेल्फ पॉलिनेशन प्लस क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये दोनों कर सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशन, यानी कि कम टाइम में ये ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी वेरिएशन शो करते हैं। समझ आई? क्योंकि टाइम कम लगेगा। अगर कम टाइम में ग्रो कर जाएगा तो एक्सपेरिमेंट में टाइम कम लगेगा। वेरिएशन ज्यादा है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट कम कर पाएंगे। कम टाइम में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था और बहुत ज्यादा वेरिएशन आई। ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। समझ आई? नेक्स्ट,
इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब मेंडल ने एक जीन के ऊपर इनहेरिटेंस का पता लगाया क्या होता है। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा मैं, एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। ही क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो इसने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि दो पी प्लांट के अंदर, एक पी प्लांट ये रहा, एक ये रहा, दोनों के अंदर इसने क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद इसने देखा कि क्या क्या इसे रिजल्ट मिलेगा। क्रॉस कराने के बाद ये देख रहा है कि क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यानी कि फ्लावर के कलर में चेंज आएगा, हाइट में चेंज आएगा, यानी कि क्या क्या उसे रिजल्ट मिलेंगे, उसके बारे में इसने एक्सपेरिमेंट कराया था। अब इसने जो लिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है ना वन जीन, इसने एक कैरेक्टर को लिया, यहाँ पे हाइट को लिया इसने, ये कलर को भी ले सकता था। जो 14 जो मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं उसमें से किसी को भी ले सकता था, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंडल ने किसको एक्सप्रेस किया है, हाइट को लेकर इसने एक्सपेरिमेंट किया है। तो जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें दो आते हैं। इसके जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट्स में एक आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाइहाइब्रिड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही क्रॉस बिटवीन टॉल एंड dwarf plant with one contrasting character, जितने मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं, हाइट का बताया था टॉल या ड्वार्फ, कलर बताया वोयलेट या ग्रीन, अभी टेबल बनाई थी ना पूरी की पूरी, तो उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से एक को लिया है जिसे हम बोलेंगे हाइट। समझ आई? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने यहाँ पे बताए थे ना टेबल में, टॉल, ड्वार्फ, वोयलेट, वाइट, फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, सीड का कलर राउंड, रिंकल्ड, वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, अपोजिट कैरेक्टर्स है। ठीक है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, एक वोयलेट है तो दूसरा वाइट, इसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। समझ आई? उसमें से सिर्फ एक को लिया है इसने, हाइट को। हाइट में क्या है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉल या ड्वार्फ, इसलिए मैंने यहां पे लिखा ही क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ विद वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। समझ आई? अब क्या एक्सपेरिमेंट इसने किया था वो मैं यहां पे बताऊंगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो सबसे पहले पेरेंट्स के जीन की बात कर लेता हूं। यहां पे लिखूंगा मैं टॉल,
यहाँ पे ड्वार्फ। टॉल ड्वार्फ में इसे एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल टी और इसे स्मॉल टी। जैसे जीन्स होते हैं ना हमारे अंदर, एक्स 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 वाई सबको पता है, तो वो क्या होता है, जीन्स होते हैं। वहां पे हमने एक्स 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 वाई यूज करा है, और प्लांट के केस में हम क्या यूज करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हमेशा पेयर में होंगे। मैंने क्या बताया, हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। अब देखो अब इसका क्या बनेगा, गेमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गेमेट्स बनते हैं ना, इतना तो सबको पता होगा। गेमेट्स बनते हैं, मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। यहां से अगर वाई आया तो फीमेल से क्या आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स है। इधर से एक्स आया, इधर से वाई आया, तो लड़का होगा या लड़की होगी, ऑब्वियस सी बात है, लड़का होगा। समझ आ गई। तो इसी तरह से पहले क्या बने, गेमेट्स बनते हैं। पहले गेमेट्स बने, दोनों डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से। ये क्या है, गेमेट्स। ये क्या है, गेमेट्स। गेमेट्स बनने के बाद क्रॉस कराया जाएगा। देखो यहां से मैंने कैपिटल टी लिया और यहां से स्मॉल टी, ये दोबारा आएगा कैपिटल टी, यहां से आएगा स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी। ये सारे के सारे, ये क्या है, F1 जनरेशन। इसे क्या होता है, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है, और सारे के सारे F1 जनरेशन में क्या है, ये सारे के सारे क्या है, टोल। क्या है ये, टोल। समझ आई। क्योंकि टोल इसलिए है कि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। मैंने भीड़ वाला एग्जांपल दिया था ना, जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा, तो इसका तो पता ही नहीं चलेगा स्मॉल टी का, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसे दबा देगा। जिस जो ऑफिस के अंदर बॉस होता है उसकी पावर ज्यादा होगी ना, उसकी सुनी जाएगी। तो इसके अंदर भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, तो कुल मिला के क्या होंगे, सारे के सारे टोल होंगे यहाँ पर। अब दोबारा क्रॉस कराया जाएगा F2 जनरेशन। दूसरा क्रॉस क्या है, F2 जनरेशन। मोनो हाइब्रिड चल रहा है अभी, ठीक है। दूसरा क्रॉस क्या है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर भाई सेम, सबसे पहले पेरेंट्स जीन ये मैंने ले लिया, इस बार टोल एंड टोल के बीच में क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। इससे क्या बनाएंगे, वही सेम जो वहां पे बनाया था, ये क्या है, गैमेट्स। इससे भी क्या बनाएंगे, गैमेट्स। गैमेट्स के बाद हम क्या कराएंगे, क्रॉस कैपिटल टी, यहां से क्या आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी और यहां से स्मॉल टी। इस बार देखो, इस बार तीन क्या है, तीन बनते हैं टॉल और एक बनता है ड्वार्फ। एक क्या है, ड्वार्फ। समझ आई। देखो F1 जनरेशन के अंदर तो सारे के सारे बड़े हैं, सारे के सारे टोल हैं, लेकिन यहाँ पे देखो टोल टोल, कैपिटल टी यानी कि टोल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल, ये सारे के सारे लंबे हैं। और यहाँ पे क्या स्मॉल टी, यहाँ पे कोई कैपिटल टी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। समझ आई। तो इनका रेशियो क्या है, 3:1। समझ आ गई इतना। F1 जनरेशन के अंदर तो सारे टोल, F2 जनरेशन के अंदर कुछ टोल कुछ ड्वार्फ, तो यही इसका रिजल्ट निकला था। रिजल्ट इसी को बोलेंगे। जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के अंदर तो सारे सारे लंबे, लेकिन F2 जनरेशन में कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। समझ आई। ये क्या है, F2 जनरेशन। समझ आई, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। अब देखो F1 F2 जनरेशन होने के बाद
अब मैं बात करूंगा कुछ पॉइंट्स की। देखो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? होमोजाइगस नाम से पता लग रहा है, होमो मतलब सिमिलर, सिमिलर ट्रेट्स ऑफ जीन, और ये क्या है? डिफरेंट, डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ जीन्स। सिमिलर डिफरेंट ट्रेट्स, इस पे ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखो सिमिलर, सिमिलर है ना, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो इसे क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। ये जो जीन्स है सिमिलर है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। और ये क्या है? इसका एग्जांपल आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये दोनों डिफरेंट है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, पेयर में तो है लेकिन क्या है? डिफरेंट है ना, ये क्या होता है? हेट्रोजाइगस। समझ आ गई? कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स या फिर जीन्स। फैक्टर्स और जीन्स क्या होते हैं? मेंडल ने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट something is transfer, he observed that something is transfer from parent to their progeny, that is called फैक्टर। मेंडल ने देखा कि पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर यानी कि माँ बाप से बच्चों में कोई ना कोई चीज तो है जो ट्रांसफर हो रही है, उसे उसने फैक्टर बोल दिया। उसे ये नहीं पता क्या ट्रांसफर हो रहा है, उसने बस बोला कि कुछ ना कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है, बस उसे इतना पता था कि कोई ना कोई चीज तो है जो ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। हाइट में डिफरेंस आ रहा है, कलर में डिफरेंस आ रहा है, और बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो क्यों डिफरेंस आ रहा है? कुछ ना कुछ चीज तो ट्रांसफर हो रही है, वो क्या था वो नहीं पता उसे, बस उसने क्या नाम दे दिया? उसका फैक्टर्स दे दिए, और उसी को बाद में जाके क्या बोला गया? जीन्स। जीन्स को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स को क्या बोलते हैं हम? जीन का मतलब होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट कंटेन, जो कंटेन करता है, जिसके अंदर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसके बारे में डिटेल में जीन्स होता है क्या है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए बस इतना सा देख लो। ये क्या है? डीएनए का छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन। छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और इसके अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कलर में चेंज आना, हाइट में चेंज आना, बालों के कलर में चेंज आना, आंखों के कलर में चेंज आना, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाना, इसके अंदर डिस्टरबेंस होने की वजह से वो सारी की सारी चीजें होती है। समझ आ गई? नेक्स्ट आता है भाई जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप? और दूसरा आता है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है भाई? जीनोटाइप को देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं जीनोटाइप की, तो मैं बोलूंगा वर्ड्स, लेटर फॉर्म,
लेटर फॉर्म का मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे ए, बी, सी, डी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो जो लेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा वो क्या है, जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब सीधा सा बोलो तो वर्ड फॉर्म का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है वहां पर, जैसे टॉल, ड्वार्फ, वर्ड की फॉर्म में लिखूंगा। या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल, यहाँ पे लिख दिया मैंने वाइट, ठीक है। या फिर राम, श्याम, रामू, जो कुछ भी लिख दूंगा जो वर्ड की फॉर्म में है उसे बोलेंगे फिनोटाइप, और जो लेटर की फॉर्म में उसे बोलेंगे जीनोटाइप। अगर मैं साइंटिफिकली इसे बताऊं, ठीक है, मेडिकल टर्म के फॉर्म में बताऊं, तो जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स के लेवल पे। मतलब अगर जीन्स की बात करूंगा मैं, जो डीएनए के अंदर होता है ना, ए, टी, सी, जी, वो सब चीजें होती है, ग्वानिन, साइटोसिन, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी यहाँ पे नहीं बता रहा सारी चीजें। समझ, लेटर की फॉर्म में बस अभी इतना समझो, जीन्स के लेवल में बात करेंगे यानी कि डीपली बात करेंगे तो क्या है, जीनोटाइप, लेटर की फॉर्म। अगर बाहर से देखने पे, जो तुम्हें बाहर से दिख रहा है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ रहा, लेबोरेटरी में रिसर्च नहीं करनी पड़ी, लेबोरेटरी में जाके एग्जामिन नहीं करना पड़ा उस चीज को, अगर बाहर से देखने में पता लग जाता है कि भाई ये लंबा, ये छोटा है, ये मोटा, ये पतला है, अगर बाहर से देखने में पता लग रहा है तो वो है फिनोटाइप। अगर अंदर से देखना है कौन सी बीमारी है, क्या है, ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस को हम बाहर से देखने पे नहीं बता सकते फिनोटाइप से पता ही नहीं लगेगा। दो बंदे ट्विंस, हम पता ही नहीं लगा सकते क्या क्या उनमें डिफरेंस है। उस टाइम पे क्या काम आएगा, जीनोटाइप। उस टाइम पे हम उनके डीएनए को देखेंगे क्या क्या डिसिमिलरिटी है इनके अंदर, समझ आ गई, क्या क्या उनमें डिफरेंस है, उसका पता लगाएगा जीनोटाइप। समझ आ गया इतना। अब देखो, अब जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, टर्म्स इसलिए बताई है क्योंकि इसमें दो चीजें बतानी थी मुझे, जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता पाऊंगा आसानी से। यहां पे मैं लिख देता हूं एक तरफ जीनोटिपिक रेशो, एक तरफ लिख देता हूं फिनोटिपिक रेशो। देखो, जीनोटिपिक मैंने क्या बताया, जीन्स के लेवल में बात करेंगे यानी कि लेटर की फॉर्म में बात करेंगे। जो मैंने F1 जनरेशन बताई उसमें सारे के सारे कैसे थे, टोल, सारे के सारे कैसे थे उसके अंदर। जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में सारे के सारे टोल थे, यानी कि उसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सारे के सारे क्या थे, टोल। तो क्या आ जाएगा वहां पे 4:0, ठीक है। फिनोटिपिक की बात करूं, फिनोटिपिक रेशो F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो की बात करूं तो क्या आ जाएगा, टोल, जितने थे सारे के सारे टोल थे। अब मैं बात कर रहा हूं F2 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन में क्या क्या मिला था मुझे, कैपिटल टी भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, और स्मॉल टी भी है। समझ आई, तीनों है ना यहाँ पर। F2 जनरेशन में कैपिटल टी भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, और स्मॉल टी भी है। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो 1:2:1। समझ आई। लेकिन यहाँ पे F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो यानी कि टोल रेशो ड्वार्फ, यही तो होगा फिनोटिपिक रेशो। टोल रेशो ड्वार्फ कितना होगा, टोल कितने हैं, 3, ड्वार्फ कितना है, 1। तो क्या रेशो आ जाएगा इनका, 3:1। समझ आ गया इतना, समझ आ गया, क्रॉस समझ आ गया। क्रॉस के बाद मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बताया था, और ये जो मैंने बताया ना जीनोटिपिक और फिनोटिपिक,
है ना। ये बताने का पर्पस ये था ताकि मैं जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बता सकूं, जो मैंने क्रॉस कराया ना वो मैं यहाँ पे बता सकूं। समझ आ गया? आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।